नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका डीपी एजुकेयर के यूट्यूब चैनल पर। और मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सब बेहतर होंगे और आप अपनी तैयारी में व्यस्त भी होंगे, क्योंकि परीक्षाओं के कैलेंडर जारी हो चुके हैं और अब सिर्फ बनाई गई रणनीति पर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और आपके इस एफर्ट में, आपके इन प्रयासों में डीपी एजुकेयर आपके साथ लगातार प्रयास कर रहा है कि आप न केवल डीपी एजुकेयर के इस मंच से बेहतर शिक्षा हासिल करें, बल्कि जीवन को बेहतर बनाने का एक जो सीख होती है वो भी आप सीखें, और साथ साथ समाज के लिए भी अपनी उपयोगिता को सुनिश्चित करें। दोस्तों, आरओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एनसीईआरटी बैच लॉन्च किया गया है, और इस एनसीईआरटी बैच को ध्यान में रखते हुए आज मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबसे अपनी चर्चा के इस दूसरे वीडियो में बातें करूंगा दोस्तों इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। लेकिन हिस्ट्री के जिन पोर्शंस पर हम लोग बातें करेंगे दोस्तों, उसमें दो पोर्शन सबसे ऊपर हैं। पहला प्राचीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, और दूसरा मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री, ये दो पोर्शन है दोस्तों जिस पर मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबसे चर्चाएं करूंगा, और अपने अनुभव के माध्यम से आपका न केवल मार्गदर्शन करने की कोशिश करूंगा, साथ ही साथ इस विषय में आपकी संभावित जो भी समस्याएं हैं, जो भी डाउट है, उनको न केवल क्लियर करने की हम लोग कोशिश करेंगे, बल्कि आपका एक बेहतर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग भी हो, इसके लिए भी हम लोग प्रयासरत रहेंगे। दोस्तों, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की बात करें, और अगर हाल फिलहाल के दिनों में होने वाले एग्जाम जो हुए हैं उनको अगर देखा जाए, और वहां से इतिहास से जुड़े प्रश्नों की पूछने की जो प्रवृत्ति है और इसमें जो बदलाव आए हैं, अगर उनको केंद्र में रख करके देखें, तो दोस्तों इसमें कोई संदेह नहीं है, निश्चित तौर पर आयोग ने अपने प्रचलित पैटर्न से काफी अलग अप्रोच अपनाते हुए काफी डेप्थ में जाकर के सवाल पूछे हैं। लेकिन अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों जो आपके सामने विषय है शामिल, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास यानी एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री जो आपके सामने दिख रही है, इसमें आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्राचीन इतिहास की जो भूमिका है दोस्तों वो ज्यादा है, और मध्यकालीन इतिहास की भूमिका थोड़ी सी कम है। अगर बात यहां पर हम एंशिएंट हिस्ट्री की करें, तो सबसे पहले मैं आपको यह समझा देता हूं कि एंशिएंट हिस्ट्री हो या फिर मेडिवल हिस्ट्री हो, इनमें आपसे कहां से प्रश्न पूछे जाने की जो संभावना है वो ज्यादा है। दोस्तों, अगर प्राचीन इतिहास की बात की जाए तो सबसे पहली जो चर्चा होती है वो होती है पाषाण काल से। अब पाषाण काल में आपको पता है दोस्तों कि ये तीन अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, और उन तीन अलग अलग हिस्सों में एक नाम जो आता है पाषाण काल का, उसे हम लोग कहते हैं पूरा पाषाण काल। क्या नाम देंगे दोस्तों उसे हम लोग? उसे हम लोग नाम देंगे पूरा पाषाण काल, जिसे मेगालिथिक एरा के नाम से जाना जाता है। दूसरा है आपका मध्य पाषाण काल, जिसे मीजो या माइक्रोलिथिक एरा कहा जाता है, और तीसरा है आपके सामने नवपाषाण काल, जिसे नियोलिथिक एरा के नाम से हम लोग जानते हैं। हालांकि इसमें एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि नवपाषाण शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों, नवपाषाण शब्द का प्रयोग जो किया गया था वो जॉन लुबॉक महोदय के द्वारा किया गया था। यानी जॉन लुबॉक ने यह शब्द पहली बार, नियोलिथिक या नवपाषाण शब्द जो है वो पहली बार उन्होंने इस्तेमाल किया। दूसरी बात यहां पर कि पाषाण काल के बाद हम पहुंच जाते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता पर। इसके बाद वैदिक सभ्यता की बात होती है,
फिर इसके बाद समय आ जाता है 16 महाजनपदों का। 16 महाजनपदों में मगध की प्राचीनता और प्रामाणिकता मुझे लगता है कि सर्वविदित है। और इन्हीं महाजनपदों में मगध जो केंद्र रहा दो खास आंदोलनों का, जिन्हें हम लोग धार्मिक आंदोलन की श्रेणी में रखेंगे। और इस धार्मिक आंदोलन में हम लोग बात करेंगे जैन और बौद्ध धर्म की। ठीक है, इसकी चर्चा यहां पर की जाएगी। धार्मिक आंदोलन के बाद जो एक सेगमेंट आता है, यह है दोस्तों विदेशी आक्रमणकारियों का, जिनमें यूनानी आक्रमण को सबसे महत्व दिया जाता है, यानी सिकंदर के आक्रमण को। और वहीं दूसरी ओर एक आक्रमण आप देखते हैं ईरान की हखामनी वंश के आक्रमण का। तो ईरान का जो हखामनी वंश है दोस्तों, वो आक्रमण भारत पर होने वाले प्रथम विदेशी आक्रमण के तौर पर मेंशन किया जाता है। और यूनानी आक्रमण या सिकंदर का जो आक्रमण है, ये द्वितीय विदेशी और प्रथम यूरोपीय आक्रमण के रूप में देखा जाता है। इन विदेशी आक्रमणों के बाद एक नया युग पुनः शुरू होता है फिर से, जिसे हम ब्राह्मण युग कहते हैं। इसे मौर्योत्तर काल की श्रेणी में रखा गया है, यानी मौर्य काल के बाद का जो समय है उसी को हम ब्राह्मण युग कहते हैं, जिसमें बेसिकली शुंग और कण्व जैसे वंशों का नाम लिया जा सकता है। सातवाहन भी इसी में आते हैं दोस्तों, उनका भी नाम यहां पर लेना उचित होगा। सातवाहन, ये तीन नाम। इसके बाद की चर्चा होती है गुप्त वंश पर। और गुप्त वंश के बाद हम बात कर लेते हैं गुप्तोत्तर काल की। ये इतनी चीजें हैं दोस्तों जिन पर अगर एंशिएंट हिस्ट्री में ढंग से बातें की जाए, हालांकि इसमें विदेशी आक्रमणकारियों में शक, हूण और कुषाणों का भी नाम यहां पर हम ले सकते हैं, साथ ही साथ यूनानी और फारसी या पर्शियन, ये सब हैं जिनके बारे में हम लोगों को बात करनी है। देखिए दोस्तों, इसमें से कोई भी सेगमेंट ऐसा नहीं है जिसे मैं कम महत्वपूर्ण कह सकूं। और अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि लगभग इनमें हर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिन पर हमें और आपको आगामी कक्षाओं में बातें करने की आवश्यकता पड़ सकती है। वहीं अगर मिडिवल हिस्ट्री की बात की जाए तो दोस्तों मिडिवल हिस्ट्री में 712 ईस्वी में जब अरब आक्रमण हुआ था, तो यहां से हमारे मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती। और अरब आक्रमण के बाद तुर्क आक्रमण होता है, और तुर्क आक्रमण के बाद शुरुआत होती है सल्तनत काल की, जिसे हम लोग दिल्ली सल्तनत भी कहते हैं। और इसी दिल्ली सल्तनत में हम अध्ययन करते हैं उन खास राजवंशों का जिनमें गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश का नाम लिया जाता है। ये इतने नाम यहां पर इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद फिर हम पहुंच जाते हैं मुगल वंश पर या मुगल काल पर, जिसमें मुगल काल में दोस्तों बातें अगर करेंगे हम लोग तो बाबर की बातें होती हैं, हुमायूं की बातें होती हैं, अकबर की बातें करेंगे, फिर जहांगीर और शाहजहां। इतने शासकों की बातें जो होती हैं दोस्तों, वो मिडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत की जाती है। इसके बाद जब हम औरंगजेब के समय पर पहुंचते हैं तो औरंगजेब का जो टाइम होता है दोस्तों, ये डिक्लाइनिंग ऑफ मुगल एम्पायर है, यानी मुगल वंश का, मुगल सत्ता का जो पतन स्टार्ट होता है वो औरंगजेब के शासनकाल से होता है, खासकर उसकी नीतियों की वजह से। उसकी नीतियां जो मूल रूप से इस्लाम की ओर ज्यादा झुकाव रखती थी, और अन्य धर्म के लोगों को जिस तरह से वो काफिर कहता है, और काफिरों के लिए वो तलवार और कुरान दोनों हाथों में लेकर के
उन्हें या तो इस्लाम कबूल करने का दबाव डालने की बात होती है उसके द्वारा, या फिर उनकी जान ले लेने की बात आती है। तो दोस्तों ये चीजें ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती हैं जिससे मुगल वंश का पतन होता है, और मुगल वंश के पतन के बाद उसी के ध्वंसावशेषों पर कई क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होने लगता है, जिनमें पंजाब की बात कर सकते हैं यानी सिखों की, बंगाल की बात कर सकते हैं, अवध की बात कर सकते हैं, निजामियत की बात कर सकते हैं हैदराबाद की, ठीक है, और मराठे, पेशवा, इन सब की चर्चा यहां पर होती है। लेकिन याद रखिए कि यहां के बाद यानी शाहजहां के बाद से जो चीजें हम लोग पढ़ने की बात आ रही है, इनको मॉडर्न हिस्ट्री में रखा जाता है। और जैसा आप जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री आपको हमारी ही टीम के एक बेहतरीन प्रकांड विद्वान, मैं उन्हें कहूंगा, और हमारे भी अध्यापक हैं, हमारे लिए सम्मानीय हैं, सुनील सर, वो आपको इस विषय पर अपनी जानकारी से अवगत कराते रहते हैं, और आधुनिक इतिहास का जो सेगमेंट है वो आपको वही पढ़ाएंगे। तो मेरी जो चर्चा आपसे होनी है वो एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री को लेकर के होनी। दोस्तों अगर बात हो रही है एंशिएंट हिस्ट्री की या फिर मिडिवल हिस्ट्री की, दोनों की हम बातें करें, तो सबसे पहली बात कि इतिहास जो है, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था एक बार साइंस जब मैं डिस्कस कर रहा था आपसे, तो साइंस को बताते समय मैंने कहा था कि इतिहास या फिर साइंस जैसा विषय पहले नहीं हुआ करते, पहले सिर्फ एक ही विषय था, दर्शन शास्त्र। और ऐसे में दर्शन शास्त्र से इतिहास को अलग करने का जो श्रेय जाता है, ये प्रसिद्ध यूनानी इतिहासकार को जाता है, यूनानी दार्शनिक को जाता है दोस्तों, जिनको हम लोग हेरोडोटस के नाम से जानते हैं। हेरोडोटस, ठीक है। एक दूसरा नाम आता है हेरोडोटस से रिलेटेड, उन्होंने एक बुक लिखी थी दोस्तों जिसका नाम था हिस्टोरिका। क्या नाम था उनके बुक का? हिस्टोरिका। और इसी बुक से हिस्ट्री शब्द जो है इसकी व्युत्पत्ति होती है, इस विषय की व्युत्पत्ति हिस्टोरिका नामक इस बुक से होती है। वही एक नाम आता है सिसरो का। तो सिसरो भी एक दार्शनिक थे दोस्तों, और सिसरो ही वो व्यक्ति है जिसने हेरोडोटस को एक नाम दिया और कहा हेरोडोटस इज द फादर ऑफ हिस्ट्री। ये नाम उन्होंने दिया था, ठीक है। यहां पर हेरोडोटस के बारे में एक बढ़िया सवाल आता है दोस्तों कि हेरोडोटस को भारतीय साहित्य में किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हेरोडोटस को भारतीयों की एक खास आदत है कि हम लोग क्या करते हैं, हर चीज का भारतीयकरण कर लेते हैं, हर चीज का स्थानीयकरण कर लेते हैं, और उस लिहाज से हेरोडोटस के नाम का भी स्थानीयकरण कर दिया गया। और आज भारत में हेरोडोटस हरिदत्त के नाम से फेमस है। क्योंकि इतिहास की बात हो रही है तो इतिहास का मतलब होता है दोस्तों इति धन ह्रास, यानी अब तक जो कुछ भी हुआ उसी को हम इतिहास कहते हैं। बीते हुए वक्त का अध्ययन ही इतिहास होता है। और सबसे बड़ी बात कि किसी भी सभ्यता के वर्तमान को अगर समझना है, वर्तमान को अगर हमें जानना है, तो हमें उस सभ्यता, उस संस्कृति की इतिहास का अध्ययन करना होता है। खासकर अगर भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की बात की जाए तो इसकी जो महानता है, इसकी जो व्यापकता है, इसकी जो संप्रभुता है, इसकी जड़ें हमारे इतिहास में ही छिपी हुई हैं कि किस तरह से भारत में धीरे धीरे सभ्यताएं विकसित हुई। आज भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो विज्ञान के सामने अनुत्तरित हैं, जिनका जवाब अभी तक विज्ञान को नहीं मिल पाया है। उनमें से एक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आप जानते हैं दोस्तों, जो अपनी समकालीन सभ्यताओं से अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, तो वो बहुत आगे पाई जाती है। जिस तरह से लोग उस समय गर्तावास बनाकर रहते थे, जिनके साक्ष्य कश्मीर के बुर्ज होम से मिलते हैं, यानी कश्मीर का जो बुर्ज होम है दोस्तों, यहां से हमें गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। उसी बुर्ज होम से जहां गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं, जब हम तुलना करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो हम पाते हैं कि वो लोग पक्के मकानों में रहते थे। और ऐसा भी नहीं था कि ये पक्के मकान बस किसी प्रकार बना लिए जाते, बल्कि इन्हें 5 प्रकार की ईंटों का प्रयोग करके बनाया जाता था। यानी कुल 5 प्रकार की जो ईंटें थी उनका प्रयोग यहां पर हम लोग करते थे।
और घर कई बार 2 मंजिला होते थे। खिड़की और दरवाजे घर के पीछे की ओर खुलते थे। सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर समकोण पर काटती थी, जिनके दोनों किनारों पर नालियां थी और वो भी ढकी हुई थी। जो कि अगर अर्बन प्लानिंग की बात की जाए, नगर नियोजन की बात की जाए, तो दुनिया में सबसे बेहतरीन नगर नियोजन का उदाहरण अगर कहीं से मिलता है तो दोस्तों वो सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। और आखिरकार किन परिस्थितियों की वजह से इस सभ्यता का विनाश हो गया, फिलहाल ये सब कुछ शोध का विषय है। वहीं दूसरी ओर अगर भारत के नाम की बात की जाए तो भारतवर्ष ये नाम जो हमें मिल रहा है दोस्तों, भारतवर्ष नाम का जिक्र पहली बार पाणिनि की पुस्तक है अष्टाध्यायी। इस पुस्तक में हमें भारतवर्ष नाम का जिक्र देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम हिंदुस्तान शब्द की बात करें, जो एक तरह से हिंदू स्थान का ही अपभ्रंश है, तो इस हिंदुस्तान शब्द का वर्णन 262 एडी या ईस्वी के एक अभिलेख में मिलता है, जिसे हम साशानी अभिलेख के नाम से बुलाते हैं। और अगर हिंदू देवी देवताओं की बात की जाए तो लगभग 1400 बीसी में, यानी कि 1400 ईसा पूर्व में एशिया माइनर या मध्य एशिया से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, जो सबसे प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख भी माना जाता है, जिसका नाम है दोस्तों बोगज कोई अभिलेख। इसी बोगज कोई अभिलेख में हिंदू देवी देवताओं के नामों का वर्णन हमें पहली बार मिलेगा। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ रहे होंगे। साथ ही साथ इंडिया नाम भी आपके पास है, भारतवर्ष नाम भी है, भारत नाम भी है, जो कि भरत और दुष्यंत, माफ करें, भरत नाम जो है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर यह नाम पड़ा है। आर्यावर्त नाम का भी जिक्र आता है दोस्तों। तो आर्यावर्त जो नाम हम लोग देखते हैं, यह आर्यावर्त नाम आर्यों की भूमि के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आर्य जिन्हें मूल रूप से वैदिक सभ्यता के लिए जाना जाता है दोस्तों, वैदिक सभ्यता के लिए जाना जाता है। इन आर्यों के आगमन का जो स्थल माना गया है कि ये कहां से आए थे, उसको लेकर 3 अलग अलग अवधारणाएं प्रचलित हैं। और इन 3 अलग अलग अवधारणाओं में पहला नाम आप जानते हैं मध्य एशिया से ही है, दूसरा नाम जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश से है, और तीसरा नाम जो यहां पर हम ले सकते हैं, वो तीसरा नाम सप्त सैंधव प्रदेश के अलावा वो है आपका आर्कटिक क्षेत्र से, यानी उत्तरी ध्रुव से। और आर्कटिक क्षेत्र से ही आए थे, इस बारे में बताने वाला व्यक्ति कौन था भाई? इस बारे में बताने वाले व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक थे। सप्त सैंधव प्रदेश से आर्यों के आगमन की बात कहते हैं डॉक्टर अविनाश चंद्रा। और प्रसिद्ध जर्मन विद्वान और संस्कृत भाषा का अध्ययन करने वाला प्रथम विदेशी व्यक्ति भी कहा गया मैक्स मूलर। ये आर्यों का आगमन स्थल मध्य एशिया से मानता है, और यही सबसे ज्यादा प्रामाणिक जानकारी मानी जाती है जो हमारे पास उपलब्ध है। हालांकि एक बुक का नाम यहां लेना जरूरी होगा। बुक का नाम है दोस्तों व्हाट इंडिया कैन टीच अस। भारत हमें क्या सिखा सकता है। इस किताब का लेखक दोस्तों मैक्स मूलर ही है। और मैक्स मूलर बताता है दोस्तों, इस पुस्तक में ये बात जो सामने आती है उससे ये पता चलता है कि जब भारत में सिविल सेवाओं का आयोजन किया जा रहा था और भारतीयों को उन परीक्षाओं में प्रतिभाग करने का मौका नहीं दिया जाता था, उस दौर में अंग्रेजों को ही भारत में नियुक्त किया जाता था। लेकिन वह अंग्रेज जो भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, परंपराओं से परिचित नहीं है, वो कैसे एडमिनिस्ट्रेट करेगा, कैसे रूल करेगा इस देश पर। इस वजह से अंग्रेजों ने भारत की जानकारी है उसको परिचय देने का प्रयास किया इन अंग्रेजों को। लेकिन चूंकि हमारे इतिहास की जो सारी जानकारी है वो वेदों और पुराणों में छिपी हुई है, और वो वेद पुराण संस्कृत भाषा में रचे गए, तो ऐसे में जरूरत पड़ी उन्हें उस विद्वान की जिसका नाम मैक्स मूलर है। और मैक्स मूलर से उन्होंने अपने सभी
अभ्यर्थियों को भारतीय संस्कृति और भारतीय सभ्यता की जानकारी देने के लिए कहा। और उस दौरान जो भी स्पीचेस उन्होंने दिए, जो भी भाषण उसने दिए, उन्हीं का संग्रह ये पुस्तक है जिसे हमने व्हाट इंडिया कैन टीच अस नाम से लिखा है। भारत हमें क्या सिखा सकता है। दोस्तों, भारतीय इतिहास की विविधता और विविधता में एकता का जो कॉन्सेप्ट है, ये अपने आप में एकदम अलहदा है, एकदम अद्भुत है। पिछले 5-7 हजार सालों के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत ने किसी भी दूसरे देश पर हमला किया हो या किसी भी दूसरे देश की संप्रभुता का उल्लंघन किया हो। लेकिन अगर हम ये देखें कि भारत पर हमला करने वाले कौन थे, तो शायद ही कोई है जिन्होंने हमला नहीं किया। तुर्कों ने किया, अरबों ने किया, कुषाणों ने किया, यूनानियों ने किया, फारसियों ने किया, अंग्रेजों ने किया, डच थे, सब थे। लेकिन हमारी संस्कृति की ही ये विशेषता थी कि जितने भी भारत पर आक्रमणकारी आए हमला करने, हमने उनको आत्मसात कर लिया। हमने हर उस सभ्यता से कुछ न कुछ सीखा। और इसी विविधता में एकता का जो कॉन्सेप्ट है, इसी ने भारतीय संस्कृति और सभ्यता को इतना समावेशी बनाया है कि आज भारतीय संस्कृति दुनिया की किसी भी दूसरी संस्कृति से तुलनात्मक रूप में न केवल श्रेष्ठ साबित होती है, बल्कि हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो नजरिया है, वो सर्वधर्म समभाव का है। और इसी सर्वधर्म समभाव की विचारधारा के साथ ये देश आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, इतिहास की जानकारी की अगर बात की जाए, तो इतिहास की जानकारी देने वाले स्रोतों को हम दो अलग अलग रूपों में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें पहला जो है वो आपके पुरातात्विक स्रोत होते हैं, जिन्हें हम लोग आर्कियोलॉजिकल रिसोर्स कहते हैं दोस्तों। और दूसरे नंबर पर नाम लिया जाता है साहित्यिक स्रोतों का, यानी लिटरेचर का। इसमें भी साहित्यिक स्रोत को अगर क्लासिफाई करें तो ये भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जिसमें एक है आपका धार्मिक साहित्य और दूसरा है आपका, इसे कहा जाता है धर्मेत्तर साहित्य। ठीक है। और पुरातात्विक स्रोतों की बात करें दोस्तों, तो इसमें सबसे ऊपर नाम लेंगे आप अभिलेखों का, सिक्के हैं, स्थापत्य है, आभूषण है, ऑर्नामेंट्स, बर्तन, खिलौने और उपकरण। इन सब के आधार पर भी हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। धार्मिक साहित्य में अगर देखा जाए तो वेद, वेदांग, आरण्यक, उपनिषद, पुराण और सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। और धर्मेत्तर साहित्य में चाहे बात कालिदास की जाए, भारवी की जाए, शूद्रक की जाए, या फिर अन्य धर्मेत्तर साहित्यों में विभिन्न प्रकार के साहित्यकारों का नाम लिया जा सकता है, जिसमें भास भी हैं, पाणिनि भी हैं और योग दर्शन के रचयिता पतंजलि का भी नाम यहां पर लिया जा सकता है। तो इन स्रोतों से हमें इतिहास को न केवल जानने और समझने का मौका मिलता है, बल्कि इन स्रोतों के बारे में भी हम विस्तार से और जानकारियां हासिल कर सकते हैं। अब जैसे अभिलेखों की बात की जा रही है, तो एक संस्था का नाम लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। संस्था को कहा जाता है कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम। ये वो संस्था है दोस्तों जिसे राष्ट्रीय या भारतीय अभिलेख कोष के नाम से भी हम जानते हैं।
और विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को ढूंढना, उनको प्रिजर्व करना, कंजर्व करना, ये सब कुछ उद्देश्य होता है। उन्हें पढ़ने की कोशिश करना, ये सारे उद्देश्य जो है वो इसी संस्था के हैं। क्योंकि इनमें अगर प्रामाणिकता और विश्वसनीयता का सवाल अगर उठता है दोस्तों, तो हम सब जानते हैं कि प्रामाणिकता पुरातात्विक स्रोतों की ज्यादा है, साहित्यिक स्रोतों की कम है। और इसी प्रामाणिकता के आधार पर अगर अभिलेखों की हम कुछ नाम लें, कुछ खास अभिलेखों की चर्चा करें दोस्तों आपसे, तो इन अभिलेखों में हम लोग नाम देख सकते हैं। चलिए उनकी भी बात कर लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे बोगज कोई की बात मैंने की, बोगज कोई अभिलेख है। उसके अलावा एहोल अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, हाथी गुम्फा है ना, ये सारे अभिलेख, साथ साथ नासिक अभिलेख, रेह अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति जैसे ढेरों नाम यहां पर लिए जा सकते हैं। इन अभिलेखों से ही हमें इतिहास की जानकारी प्रमाणिक ढंग से मिलती है। ऐसे में दोस्तों अशोक को भूला नहीं जा सकता, जहां अशोक के अभिलेखों से हमें न केवल मौर्य वंश की जानकारी मिल पाई, बल्कि साथ ही समकालीन राजनीति और समकालीन भारतीय समाज के बारे में भी हम विस्तार से जान पाते हैं। चूंकि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जिस व्यक्ति को सर्वप्रथम सफलता मिली थी दोस्तों, उसका नाम भी आप सब जानते हैं। इसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम था दोस्तों उसका? जेम्स प्रिंसेप जो है इसका नाम था। और जेम्स प्रिंसेप ने ही इस अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। क्योंकि भारतीय संस्कृति हमेशा से दुनिया के अलग अलग देशों के लिए, अलग अलग लोगों के लिए रहस्य का विषय रही है। ऐसे में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का नाम लेना गलत नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ही वो संगठन है जिसने भारतीय इतिहास और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए न केवल भगवद गीता, इसके अलावा पुराण, साथ ही साथ पंचतंत्र और हितोपदेश जैसी पुस्तकों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। अगर हम श्रीमद् भगवद गीता की बात करें तो नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं दोस्तों, विल्किंस नाम था उसका, जिसने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। संस्कृतियों और सभ्यताओं में मूल रूप से हर संस्कृति की अपनी कोई ना कोई देन होती है। जैसे एक प्रश्न आता है कभी कभी दोस्तों, हेलेनिस्टिक सभ्यता क्या होती है? यह एक बड़ा चर्चित सवाल रहा है। मैं संक्षिप्त में आपको इस बारे में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, आपको पता है सिकंदर के बारे में। जब सिकंदर जीत कर गया तो उसने ये जो सीमा है हमारी, जो भारत की पश्चिमोत्तर सीमा थी, इस क्षेत्र का नियंत्रण उसने अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को दिया था। और उस समय जब नंद वंश का शासन था दोस्तों भारत पर, तो नंद वंशी राजा घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस अखंड भारतीय साम्राज्य की स्थापना की, उसकी जो भिड़ंत हुई, उसका जो आमना सामना हुआ, वो सेल्यूकस निकेटर से हुआ। और सेल्यूकस निकेटर जब इस युद्ध में पराजित हुआ तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी बेटी हेलेना के विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसका एक नाम और भी लिया जाता है दोस्तों। उसका एक नाम और है कार्नेलिया। ये नाम भी उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि ये भारत की एक पहली अंतर्राष्ट्रीय, कह सकते हैं कि ये संबंध था, अंतर्राष्ट्रीय विवाह था ये। और उस दौरान चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारतीय संस्कृति पर पड़ने वाला जो यूनानी प्रभाव था, उसी यूनानी प्रभाव को या उस सभ्यता के प्रभाव को हम लोग
हेलेनिस्टिक प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह के सवाल जो है आपके पेपर में मिलेंगे दोस्तों। एंशिएंट हिस्ट्री हालांकि बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, लेकिन इतिहास एक ऐसा विषय है जिसके लिए आपको ऑडियो और विजुअल दोनों तरीकों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता होगी। अगर हम आपसे किसी घटना का वर्णन कर रहे हैं तो बहुत आवश्यक है कि आप न केवल उस घटना के बारे में सुने, बल्कि आपकी आंखों के आगे उसका एक विजुअलाइजेशन चलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सुनी हुई बातों की तुलना में देखी गई चीजें ज्यादा समय तक हमारे दिमाग पर अपनी छाप छोड़ती। ठीक उस तरह जैसे आपको 4 मिनट का गाना एक बार सुनकर याद नहीं होता दोस्तों, लेकिन 2.5 घंटे की पिक्चर, 2 घंटे की पिक्चर आपको एक बार देखकर याद हो जाती है। और वो इसीलिए क्योंकि वहां पर ऑडियो के साथ साथ विजुअल कंटेंट भी आपके पास अवेलेबल है। और मेरे ख्याल से इतिहास को पढ़ने का यही सबसे ऑथेंटिक तरीका होता है कि हम ऑडियो और विजुअल दोनों तरह के तरीकों का, दोनों तरह की सामग्री का इस्तेमाल करें। और हम लोग अपनी कक्षाओं में यही करने का प्रयास आगे करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि संक्षिप्त में ये बात आपको एंशिएंट हिस्ट्री की समझ में आ रही होगी। अगर मेडिवल हिस्ट्री की ओर आते हैं हम लोग, तो मेडिवल हिस्ट्री में दोस्तों अरबों के आगमन की बात आती है। और अरबों का आगमन सबको पता है 712 ईस्वी में हुआ था। लेकिन अरबों के आगमन का उद्देश्य जहां इस्लाम का प्रचार करना था, वहीं अगर तुर्क आक्रमण की बात की जाए, जो कि भारत में 1001 से 1027 तक करीब 17 बार आक्रमण किए गए तुर्कों द्वारा। और ये आक्रमण किए महमूद गजनवी ने। क्योंकि गजनवी का जो मकसद था वो था एक इस्लामिक साम्राज्य की स्थापना करना। और इसीलिए उसने जब भारत पर हमला किया तो उसको आवश्यकता थी एक साम्राज्य की स्थापना करने के लिए एक सशक्त और सक्षम सेना की। और सेना को देने के लिए वेतन चाहिए था, और वो वेतन धन के बिना पूरा नहीं होना था। और धन भारतीय मंदिरों में बेशुमार था। दक्षिण भारत के अगर पद्मनाभ स्वामी मंदिर की बात की जाए दोस्तों, तो आपको पता है कि उसका दरवाजा जब खोला गया था कुछ वर्ष पहले, तो लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की कीमत के स्वर्ण आभूषण वहां से प्राप्त हुए थे। और अभी भी उसके कुछ दरवाजे खुलने बाकी हैं। उसी तरह से दक्षिण भारत में कुछ और भी मंदिर हैं। लेकिन जो तुर्कों का आक्रमण हुआ था, वो आक्रमण गुजरात के सोमनाथ जिले की मैं बात करूंगा, सोमनाथ मंदिर की मैं बात करूंगा दोस्तों। गुजरात के, कई बार पूछता है ये किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित है दोस्तों काठियावाड़ जिले में। और इस मंदिर का नाम है सोमनाथ। इसी मंदिर पर उसने हमला किया और इस मंदिर को उसने पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया था। बाद में जब मोहम्मद गोरी का हमला होता है, तो मोहम्मद गोरी का सेनापति जो था, जनरल जो था, बख्तियार खिलजी नाम आप जानते हैं दोस्तों। तो ये वही बख्तियार खिलजी है जिसने प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया। उस नालंदा विश्वविद्यालय को जिसे गुप्त काल में निर्मित करवाया था कुमारगुप्त ने। और उस विद्यालय के अंत के साथ ही खत्म हो जाती है हमारी वैभवशाली परंपरा और उससे जुड़ी हजारों लाखों की तादाद में किताबें भी। क्योंकि इस लाइब्रेरी को जला दिया गया था दोस्तों। और कहा जाता है कि करीब 6 महीने तक उन किताबों को जला करके उन्होंने नहाने का पानी गर्म किया। वो लाइब्रेरी महीनों तक सुलगती रही। और उसी के साथ धीरे धीरे करके हमारा वो ऐतिहासिक ज्ञान राख हो गया। क्योंकि वो आक्रमणकारी इस बात को समझ रहे थे कि जब तक भारतीयों का संबंध उनके ज्ञान की स्रोत से नहीं टूटेगा, तब तक हम अपनी संस्कृति का प्रचार नहीं कर पाएंगे। उन्हें अपना धर्म, अपनी संस्कृति छोड़कर एक नए धर्म और नई संस्कृति को अपनाने के लिए हम उन्हें बाध्य नहीं कर पाएंगे। और इसलिए उन्होंने इस लाइब्रेरी को जलाकर राख कर दिया। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इसके बाद जब सल्तनत काल आता है, तो सल्तनत काल में गुलाम वंश की चर्चा होती है। और गुलाम वंश में दोस्तों वैसे भी 3 वंशों का नाम लिया जाना है, जिसमें पहला वंश था कुतुबी वंश, जिसका प्रमुख था कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा वंश था दोस्तों शमसी वंश, जिसका प्रमुख था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और तीसरा था दोस्तों बलबनी वंश,
जिसे हम लोग गयासुद्दीन बलबन के नाम से जानते हैं। जबकि दिल्ली के वास्तविक संस्थापक वंश की बात आएगी तो शमसी वंश का नाम लिया जाता है, जो दिल्ली का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को मानते हैं। भारत में मकबरे की बात आएगी तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाने वाला पहला शासक था इल्तुतमिश। भारत में अगर गुंबद प्रणाली के जनक की बात आएगी तो उसका भी नाम लिया जाता है इल्तुतमिश के लिए। लेकिन अगर बात मेहराबों की जाए, मेहराब मतलब जो इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर इनकी चर्चा की जाए तो मेहराब खूबी रहे हैं दोस्तों बाद के शासन में। अगर बात की जाए मेहराबों के अलावा कुछ और चीजों की, जैसे षटकोणीय यानी हेक्सागोनल या अष्टकोणीय मकबरों की बात की जाए तो षटकोणीय और अष्टकोणीय मकबरे दोनों दोस्तों विशेषता रहे हैं तुगलक वंश के और उसके बाद के लोदी वंश में। इस तरह के मकबरों का जिक्र हमें यहां पर मिलता है। घोड़े के नाल के समान आकार वाले, अगर प्रश्न आता है कि घोड़े के नाल के समान मेहराबों का निर्माण किस काल में हुआ, तो दोस्तों उसका निर्माण खिलजी वंश के शासनकाल में हुआ। और खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी को हम लोग ज्यादातर याद रखते हैं उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए, सैनिकों का ड्रेस कोड डिसाइड करने के लिए, या फिर माप तौल के पैमाने विकसित करने के लिए और जमीन मापने की बिस्वा प्रणाली के लिए। तो ये सारे तरीके जो है वो खिलजी के समय में डेवलप हुए। अगर गुलामों की बात करें तो आपको पता है नहरों के निर्माण के साथ साथ सर्वाधिक गुलामों की अगर बात आती है तो हम लोग जो दीवाने बंदगान नाम का एक संगठन आता है, ये फिरोज शाह तुगलक के समय में देखते हैं, जहां 1,60,000 के लगभग गुलाम हुआ करते। वहीं नहरों के निर्माण की शुरुआत तुगलक वंश के ही पहले शासक गयासुद्दीन तुगलक के समय में शुरू हुई और उसमें रजवाह नाम की जो नहर है वो सबसे बड़ी नहरों में से एक हुआ करती थी। हर्ब ए शर्ब नाम का जो कर लिया जाता था वो सिंचाई का कर था, इरिगेशन के लिए लिया जाने वाला एक प्रकार का टैक्स था। और बाद में फिरोज शाह तुगलक का समय आते आते हम लोग देखेंगे कि किस तरह से पूरे भारत में नहरों का एक नेटवर्क डेवलप किया गया और कैसे इससे रेवेन्यू सिस्टम में सुधार आया, कैसे लोगों की जीविका बढ़ी। और ये दौर सल्तनत काल के स्वर्णिम दौर के तौर पर देखा जाता है। हालांकि उसी के बाद तैमूर लंग का आक्रमण होता है और तैमूर लंग के आक्रमण का परिणाम यह हुआ कि सल्तनत काल का खात्मा हो जाता है दोस्तों। और इसके बाद लोदी वंश एक आता है और लोदी वंश का खात्मा करता है बाबर 1526 में पानीपत की लड़ाई। और हम सब जानते हैं कि उसी के बाद भारत में मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है और वही मुगल वंश चलता रहता है 1857 तक, जब तक कि रिवोल्ट नहीं हुआ, जब तक कि क्रांति नहीं हुई। तो दोस्तों ये सारी बातें हम लोग विस्तार से करेंगे। मैं आज आपको केवल संक्षिप्त में अलग अलग घटनाओं का जगह जगह से ब्यौरा देने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से किन किन चीजों को ध्यान में रखकर हम इस विषय को पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपके पास एक सिनॉप्सिस होगा, आपके दिमाग में एक फ्रेम बना हुआ रहेगा, तो दोस्तों आप विषय से भटकने से बच जाएंगे और कम समय में बहुत ऑथेंटिक तरीके से हम लोग न केवल इस पूरे बैच का रिवीजन कर पाएंगे, बल्कि आने वाली परीक्षाओं में अधिक से अधिक प्रश्नों को सही करके अपनी सफलता को भी हम सुनिश्चित करेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबसे अनुमति लेता हूं दोस्तों, और मेरी मुलाकात आपसे फिर अगली क्लास में होगी और व्यवस्थित तरीके से हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।